दोस्तों, आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा एक लिखित कहानी है। कहानी का नाम है यही मेरा वतन। आओ शुरू करते हैं कहानी। आज पूरे 60 बरस के बाद मुझे अपने वतन, प्यारे वतन का दर्शन फिर नसीब हुआ। जिस वक्त मैं अपने प्यारे देश से विदा हुआ और किस्मत मुझे पश्चिम की तरफ ले गई, मेरी उठती जवानी थी। मेरी रगों में ताजा खून दौड़ता था और सीना उमंग और बड़े बड़े इरादों से भरा हुआ था। मुझे प्यारे हिंदुस्तान से किसी जालिम की शक्तियों और इंसाफ से जबरदस्त हाथों से अलग नहीं किया था। नहीं जालिम का जुल्म और कानूनों की शक्तियाँ मुझसे जो चाहे करा सकती है, मगर मेरा वतन मुझसे नहीं छुटा सकती थी। यह मेरी बुलंद इरादे और बड़े बड़े मंसूबे थे जिन्होंने मुझे देश निकाला दिया। मैंने अमेरिका में खूब व्यापार किया, खूब दौलत कमाई और खूब ऐश किए। भाग्य से बीवी भी ऐसी पाई जो अपने रूप में बेजोड़ थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा सारे अमेरिका में फैली हुई थी और जिसके दिल में किसी ऐसे ख्याल की गुंजाइश भी न थी जिसका मुझसे संबंध न हो। मैं उस पर दिलो जान से नौजवान था और वह मेरे लिए सब कुछ थी। मेरे 5 बेटे हुए, सुंदर, हुष्ट पुष्ट और नेक, जिन्होंने व्यापार को और भी चमकाया और जिनके भोले और नन्हे बच्चे उस वक्त मेरी गोद में बैठे हुए थे जब मैंने प्यारी मातृभूमि का अंतिम दर्शन करने के लिए कदम उठाया। मैंने बेशुमार दौलत, वफादार बीवी और सपूत बेटे और प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े, ऐसी ऐसी अनमोल नेमतें छोड़ दी इसलिए कि प्यारी मातृभूमि के दर्शन कर लूं। मैं बहुत बूढ़ा हो गया था। 10 और हो तो पूरे 100 बरस का हो जाऊं। और अब अगर मेरे दिल में कोई आरजू बाकी है तो यही है कि अपने देश की खाक में मिल जाऊं। यह आरजू कुछ आज की ही नहीं, मेरे मन में पैदा हुई उस वक्त की थी जब मेरी बीवी अपनी मीठी मीठी बातों और नाजुक अदाओं से मेरे दिल को खुश करती थी, जबकि मेरा नौजवान बेटे सवेरे आकर अपने बूढ़े बाप को अदब से सलाम करते थे। उस वक्त भी मेरे जिगर में एक कांटा सा खटकता था। वह कांटा था कि मैं यह अपने देश में निर्वासित हूँ। यह देश मेरा नहीं है, मैं इस देश का नहीं हूँ। धन मेरा था, बीवी मेरी थी, लड़के मेरे थे और मेरी जायदाद थी, मगर जाने क्यों मुझे रह रहकर अपनी मातृभूमि के टूटे फूटे झोपड़े, 4-6 बीघे मोरूसी जमीन और बचपन की लंगोटिया यारों की याद सताया करती थी। और अक्सर खुशियों की धूमधाम में भी यह ख्याल चुटकी लिया करता था कि काश अपने देश में होता। मगर जिस वक्त मुंबई में जहाज से उतरा और काले कोट पतलून पहने टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने मल्लाह देखे, फिर अंग्रेजी दुकान, ट्रैमवे और मोटर गाड़ियां नजर आई, फिर रबड़ वाले पहिए और मुंह में चुरूट दाबे आदमियों ने मुठभेड़ हुई, फिर रेल का स्टेशन और रेल पर सवार होकर अपने गांव को चला। प्यारे गांव को जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच में आबाद था, तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं खूब रोया, क्योंकि यह मेरा प्यारा देश न था, यह वह देश न था जिसके दर्शन की लालसा हमेशा मेरे दिल में लहराती थी। यह कोई और देश था, यह अमेरिका था, इंग्लिस्तान था, मगर प्यारा भारत नहीं। रेलगाड़ी जंगली पहाड़, नदियाँ, मैदानों को पार करके मेरे प्यारे गांव के पास पहुंची, जो किसी जमाने में फूल पत्तों की बहुतियात और नदी नालों की प्रचुरता में स्वर्ग से होड़ करता था। मैं गाड़ी से उतरा तो मेरा दिल बांसों उछल रहा था। अब अपना प्यारा घर देखूंगा, अपने बचपन के प्यारे साथियों से मिलूंगा। मुझे उस वक्त यह बिल्कुल याद न रहा कि मैं 90 बरस का बूढ़ा आदमी हूँ। जो मैं गांव के पास पहुंचता था, मेरे कदम जल्द जल्द उठते थे और दिल में एक ऐसी खुशी लहर मारती थी जिसे बयान नहीं किया जा सकता। हर चीज पर आंखें फाड़ फाड़ कर निगाह डालता था। आह, यह वो नाला है,
जिसे हम रोज घोड़े नहलाते और खुद गोते मारते थे। मगर अब इसके दोनों तरफ कांटेदार तारों की चार दीवारी खिंची हुई है और सामने एक बंगला था जिसमें 2-3 अंग्रेज बंदूकें लिए इधर उधर ताक रहे थे। नाले में नहाने या ना नहाने की सख्त मनाही थी। गांव में गया, आंखें बचपन के साथियों को ढूंढने लगी, मगर अफसोस वह सब के सब मौत का निवाला बन चुके थे और मेरा टूटा फूटा झोपड़ा किसी की गोद में बरसों तक खेला था, जहां बचपन और बेफिक्रियों में मजे लूटे थे, जिसका नक्शा अभी तक आंखों में फिर रहा है, वह अब एक मिट्टी का ढेर बन गया था। जगह गैर आबाद न थी। सैकड़ों आदमी चलते फिरते नजर आए, जो अदालत और कलेक्टरी और थाने पुलिस की बातें कर रहे थे। उनके चेहरे बेजान फिक्र में डूबे हुए थे और वह सब दुनिया सी परेशानों से टूटे हुए मालूम होते थे। मेरे साथियों से हुष्ट पुष्ट सुंदर चोरे गोरे चिट्टे नौजवान कहीं न दिखाई दिए। वह अखाड़ा जिसकी मेरे हाथों ने बुनियाद डाली थी, वह अब एक टूटा फूटा स्कूल था। उसमें गिनती के बीमार शक्ल सूरत के बच्चे, जिनके चेहरों पर भूख लिखी हुई थी, चीथड़े लटकाए हुए बैठे उगे रहे। नहीं, यह मेरा देश नहीं। यह देश देखने के लिए मैं इतने दूर से नहीं आया। यह कोई और देश है, मेरा प्यारा देश नहीं। उस बरगद के पेड़ की तरफ दौड़ा जिसकी सुहानी छाँव में हमने अपने बचपन के मजे लूटे थे, जो हमारे बचपन के हिंडोला और जवानी की आरामगाह थी। उस प्यारे बरगद को देखते ही रोना सा आने लगा और ऐसी हसरत भरी हुई तड़पने वाली और दर्दनाक यादें ताज़ा हुई कि घंटों जमीन पर बैठकर रोता रहा। यही प्यारा बरगद है जिसकी फुनगियों पर हम चढ़ जाते थे और जिसकी जटाएं हमारा झूला थी और जिसके फल हमें सारी दुनिया की मिठाइयों से ज़्यादा मज़ेदार और मीठे मालूम होते थे। वह मेरे गले में बाहें डालकर खेलने वाले हमजोली जो कभी रूठते थे कभी मानते थे, वे कहाँ गए? आह, मेरे बेघरबार मुसाफिर, क्या अब अकेले हूँ? क्या मेरा कोई साथी नहीं? इस बरगद के पास अब थाना और पेड़ के नीचे कुर्सी पर कोई लाल पगड़ी बांधे बैठा हुआ था। उसके आसपास 10-20 और लाल पगड़ी वाले हाथ बांधे खड़े थे और एक अंधनग अकाल का मारा आदमी, जिस पर कभी कभी चाबुकों की बौछार पड़ जाती थी, सिसक रहा था। मुझे ख्याल आया, यह मेरा प्यारा देश नहीं, यह कोई और देश है। यह यूरोप है, अमेरिका है, मगर मेरा प्यारा देश नहीं, हरगिज़ नहीं। इधर से निराश होकर मैं उस चौपाल की ओर चला जहां शाम को पिताजी गांव के एक बड़े बूढ़ों के साथ हुक्का पीते और हंसी दिल लगी करते थे। हम भी उस टाट पर कलाबाजियाँ खाते थे। कभी कभी वह पंचायत भी बैठती थी जिसके सरपंच हमेशा पिताजी होते थे। उसी चौपाल से लगी हुई एक गौशाला थी जहाँ गांव भर के गायें रखी जाती थी और हम यही बछड़ों के साथ कुलेल किया करते थे। अफसोस, अब उस चौपाल का पता नहीं था। वहाँ अब गांव के टीका लगाने का स्टेशन और एक डाकखाना था। उन दोनों के इसी चौपाल में लगा हुआ एक कुल्हाड़ था जहाँ जाड़े के दिनों में ऊख में पैरी जाती थी और गुड़ की महक से दिमाग तर हो जाता था। हम और हमारे हमजोली घंटों गेडेरियों के इंतजार में बैठे रहते थे और गंडेरियों काटने वाले मजदूरों के हाथों की तेजी पर अचरज करते थे, जहाँ सैकड़ों बार मैंने कच्चा रस और पक्का दूध मिलाकर पिया था। यहाँ आसपास के घरों में औरतें और बच्चे अपने अपने घड़े लेकर आते थे और उन्हें रस से भर कर ले जाते थे। अफसोस, वह कोल्हू अभी ज्यों के त्यों गड़े हुए हैं, मगर देखो, कुल्हाड़े की जगह पर अब एक सन लिपटे वाली मशीन है और उसके सामने एक तंबोली और सिगरेट की दुकान। इन दिल को छलनी करने वाले दृश्य से दुखी होकर मैंने एक आदमी से, जो सूरत से शरीफ नजर आता था, कहा, बाबा, मैं परदेसी मुसाफिर हूँ, रात भर पड़े रहने के लिए मुझे जगह दे दो। इस आदमी ने मुझे सर से पैर तक
घूर कर देखा और बोला, आगे जाओ, यहाँ जगह नहीं। मैं आगे गया और यहाँ से फिर हुक्म मिला, आगे जाओ। 5वीं बार सवाल करने पर एक साहब ने मुट्ठी भर चने मेरे हाथ पर रख दिए। चने मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गए। आंखों में आंसू बहने लगी। हाय, यह मेरा प्यारा देश नहीं, यह कोई और देश है। यह हमारा मेहमान और मुसाफिर की आवाभगत करने वाला प्यारा देश नहीं, हरगिज नहीं। मैंने एक सिगरेट की डिबिया ली और एक सुनसान जगह पर बैठकर बीते दिनों की याद करने लगा। यकायक मुझे उस धर्मशाला का ख्याल आया जो मेरे परदेश जाते वक्त बन रहा था। मैं उधर की तरफ लपका कि रात किसी तरह काट लूं, मगर अफसोस, हाय अफसोस, धर्मशाला की इमारत ज्यों की त्यों थी, लेकिन उसमें गरीब मुसाफिरों के रहने के लिए जगह न थी। शराब और शराबखोरी, जुआ और बदचलनी का वहाँ अड्डा था। यह हालत देखकर बरबस दिल में एक ठंडी सी आह निकली। मैं जोर से चीख उठा, नहीं नहीं, और 1000 बार नहीं। यह मेरा वतन नहीं, यह मेरा प्यारा देश, मेरा प्यारा भारत नहीं। यह कोई और देश है, यह यूरोप है, अमेरिका है, मगर भारत हरगिज नहीं। अंधेरी रात थी। गीदड़ और कुत्ते अपनी राग अलाप रहे थे। मैं दर्द भरा दिल लिए उसी नाले के किनारे जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। क्या फिर अपने प्यारे बच्चों के पास लौट जाऊं और अपनी नामुराद मिट्टी अमेरिका की खाक में मिलाऊं? अब तो मेरी कोई वतन न था। पहले मैं वतन से अलग जरूर था, मगर प्यारे वतन की याद दिल में बनी हुई थी। अब बेवतन हूँ, मेरा कोई वतन नहीं। इसी सोच विचार में बहुत देर तक चुपचाप घुटनों में सिर दिए बैठा रहा। रात आंखों ही आंखों में कट गई। घड़ियाल ने 3 बजाए और किसी के गाने की आवाज़ कानों में आई। दिल ने गुदगुदाया, और यह तो वतन का नगमा है, हमारे देश का राग है। मैं छत से खड़ा हुआ और ये देखता हूँ कि 15-20 औरतें, बूढ़ी कमजोर, सफ़ेद धोतियाँ पहने, हाथों में लोटे लिए स्नान को जा रही है और गाती जा रही है, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। मादक और तड़पा देने वाले राग से मेरे दिल की जो हालत हुई उसको बयान करना मुश्किल है। मैंने अमेरिका की चंचल से चंचल, हंसमुख से हंसमुख सुंदरियों की आलाप सुनी थी और उनकी जबानों से मोहब्बत और प्यार के बोल सुने थे जो इस मोहक गीतों से भी ज़्यादा मीठे थे। मैंने प्यारे बच्चों के अधूरे बोले और तोतली बानी का आनंद उठाया था। मैंने सुरीली चिड़िया की चहचहाना सुना था, मगर जो लुत्फ़, जो मज़ा, जो आनंद मुझे गीत में आया वह जिंदगी में कभी और हासिल न हुआ था। खुद गुनगुनाना शुरू कर दिया, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। तन्मय हो रहा था कि मुझे बहुत से आदमियों की बोलचाल सुनाई पड़ी और कुछ लोग हाथों में पीतल के कमंडल लिए शिव शिव, हर हर गंगे, नारायण नारायण कहते हुए दिखाई पड़े। मेरे दिल ने फिर गुदगुदाया, और यह तो मेरे देश, प्यारे देश की बातें हैं। हमारी मारे खुशी के दिल बाग बाग हो गया। मैं इन आदमियों के साथ साथ हो लिया और 1, 2 या 3, 4, 5, 6 मील पहाड़ी रास्ते पर पार करने के बाद हम उस नदी के किनारे पहुँचे जिसका नाम पवित्र है, जिसकी लहरों में डुबकी लगाना, जिसकी गोद में मरना हर एक हिंदू सबसे बड़ा पुण्य समझता है, गंगा। मेरे प्यारे गांव में 6-7 मील पर बहती थी। यह किसी जमाने में सुबह के वक्त घोड़े पर चढ़कर गंगा माता के दर्शन को आया करता था और उनके दर्शन की कामना मेरे दिल में हमेशा थी। यहाँ मैंने हजारों आदमियों को इस सर्द ठिठुरते हुए पानी में डुबकी लगाते देखा। कुछ लोग बालू पर बैठे गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे, कुछ लोग हवन करने में लगे हुए थे, कुछ लोग माथे पर टीका लगा रहे थे और कुछ लोग वेद मंत्र सास्वर पढ़ रहे थे। मेरे दिल ने फिर गुदगुदाया और मैं जोर से कह उठा, हाँ हाँ, यही मेरा देश है, यही मेरा वतन है, यही मेरा प्यारा देश है, यही तो मेरा भारत है। और इसी के दर्शन और इसी की मिट्टी से मिलने की आरजू में मेरा दिल तड़प उठा।
मैं खुशी से पागल हो रहा था। मैंने अपना पुराना कोट पतलून उतार फेंका और जाकर गंगा माता की गोद में गिर पड़ा। जैसे कोई नासमझ भोला बच्चा दिन भर की पराई लोगों के साथ रहने के बाद शाम को अपनी प्यारी माँ की गोद में तोड़कर चला आता है, उसकी छाती से चिपक जाए। हाँ, अब अपने देश में हूँ। यही मेरा प्यारा वतन है, यही लोग मेरे भाई हैं, गंगा मेरी माता। मैंने ठीक गंगा जी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली और अब वह मुझे सिवाय राम नाम जपने के और कोई काम नहीं था। मैं रोज़ सुबह शाम गंगा स्नान करता और यहाँ मेरी लालसा है कि इसी जगह मेरा दम निकले और मेरी हड्डियाँ गंगा माता की लहरों को भेंट चढ़े। मेरे लड़के और मेरी बीवी मुझे बार बार बुलाते हैं, मगर अब मैं यह गंगा का किनारा और यह प्यारा देश छोड़कर वहाँ नहीं जा सकता। मैं अपनी मिट्टी गंगा जी को सौंप दूंगा। अब दुनिया की कोई इच्छा, कोई आकांक्षा मुझे यहाँ से नहीं हटा सकती, क्योंकि यह मेरा प्यारा देश है, मेरी प्यारी मातृभूमि है और यह मेरी लालसा है कि मैं अपने देश में मरूं। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।